हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों? तो इस डीवीटी सीरीज में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम 13 अक्टूबर का जो पेपर है, बहुत शानदार वाला पेपर है। आज की शिफ्ट का जितने भी पेपर एसएससी सीएचएसएल 2019 के हुए हैं, उनमें सबसे शानदार पेपर है। और जितनी भी शिफ्ट नहीं, आज तक जितने प्री के या सीएचएसएल या सीपीओ के जो पेपर्स हुए हैं, ऐसा कैलकुलेटिव, ऐसा शानदार पेपर और कहीं नहीं देखा गया। यही वो बेहतरीन पेपर है। तो इस बेहतरीन पेपर को कैसे हमें एग्जाम में सोल्व करना था, हम सीखेंगे दोस्तों। थोड़ी थोड़ी चीजें हम स्टार्ट करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आपका है डीआई का। क्या कह रहा है? दी गई जानकारी के आधार पर, ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा गया है। गणित, विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान, तीन सब्जेक्ट हैं, में 5 स्टूडेंट का प्रदर्शन दिया गया है। ठीक है। अब ध्यान दो, कहा गया है प्रदर्शन पेपर की कठिनाई के स्तर पर निर्भर करता है। तो जैसे इसके 78 मार्क्स आए, इसका मतलब पेपर थोड़ा सा इजी था। 86 आए तो इसमें ज्यादा मार्क्स है, इसका मतलब ये ज्यादा इजी था। इस तरीके से आपको यहां बात करनी है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हम चलेंगे जैसे जैसे वो कहेगा। कहेगा ई और ए के मुकाबले बी के लिए गणित आसान है। पहले गणित देखो। गणित है व्हाइट वाला। कौन? ई। ई गणित में कितना है? 93 है। ई गणित में कितना है? 93 है। ठीक है। और ध्यान दो, ए गणित में कितना है? 78 है। और बी गणित में कितना है? तो बी गणित में 82 है। तो गणित जो है बी की, क्या इन दोनों से ज्यादा मार्क्स हैं? ई और ए के मुकाबले बी के गणित आसान है। क्या बी के गणित में ज्यादा मार्क्स हैं? नहीं है। इसको ले रहे स्टेटमेंट। कह रहा है डी के लिए सभी विषयों की कठिनाई का स्तर एक समान है। डी के लिए सभी विषय की कठिनाई का स्तर एक समान है, तो एक समान ही नंबर होने चाहिए डी में। नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है स्टेटमेंट। ध्यान दो, देखो अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। बी और ई के लिए मुकाबले सी के लिए भौतिकी, भौतिकी में आना है तो ब्लैक है। सी में भौतिकी कितना है? 65। बी में भौतिकी है 65। ई में भौतिकी कितना है? 69। ई में भौतिकी कितना है? 69। और सी में भौतिकी कितना है? तो सी में भौतिकी है 87। सी में भौतिकी के मार्क्स हैं 87। तो ध्यान दो, इन दोनों के जो मार्क्स हैं उससे ये मार्क्स अधिक हैं, इसका ये पेपर आसान था। तो ये पेपर, ये कॉन्सेप्ट जो है, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना था दोस्तों, इन मार्क्स को देख के हमें बताना था कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सही है या नहीं है। तो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी डिविजिबिलिटी के खूब क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं दोस्तों इस बार। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसको तो छोड़ ही दो। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो सब स्टूडेंट जानते हो, क्या सम ऑफ डिजिट्स होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो सारे स्टूडेंट जानते हो, क्या सम ऑफ डिजिट्स होता है। बोलो यस या नो। और जानते हो तो सम ऑफ डिजिट लगा दो। तो सम ऑफ डिजिट जब लगाएंगे तो ध्यान दो, देखो 3 हटाते जाओ, बाकी काम करते जाओ। 3 हटाते जाओ, 3 के मल्टीपल हटाते जाओ, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 हटाओ, देखो 3 हट गया, 6 हट गया, 3 हट गया, 6 हट गया, 4 डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा आपके पास। एक ही ऑप्शन बचा, 3 आपने हटा दिए, तो ये आंसर होगा। क्या ऐसा आप लोग कर पाएंगे? दोस्तों ये बहुत अच्छा पेपर है। इस पेपर को कम से कम 2 से 3 बार आपको करना चाहिए। मेरी राय आप लोगों के लिए यही है। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इस पेपर को कम से कम 2 से 3 बार करें। देखो क्या कहा है। एसी और डीई, एसी और डीई दोनों पैरेलल हैं। तो एक बात ध्यान रखना, दो पैरेलल लाइन यदि हमारे पास हैं तो अंदर की तरफ दो जो दो कोण बनेंगे उनका योग 180 डिग्री होता है। का है सी ए बी 38, सी ए बी 38। तो ये यदि 38 है और 2a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू बोलो 19 होगी क्या? और ध्यान दो, इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 होगा। तो ये वाला एंगल मुझे बता सकते हो क्या? तो 180 में से 57 यदि माइनस कर दें तो
कितना हुआ 3, 123 डिग्री हुआ क्या ये वाला एंगल? बताओ सारे साथी, हमें क्या पूछा है? ए बी सी बताओ। तो ए बी सी तो 123 है, बोलो ठीक है क्या? ए बी सी तो 123 है, प्लस 5 गुणा सीबीडी, सीबीडी 5 गुणा, तो 19 का 5 गुणा कितना? 95। तो आंसर आ जाएगा 812, 812 तो 218 आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात? हाँ जी। देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो ध्यान दो, एक तरीका हमारा होता है कि इन दोनों को सोल्व करें क्यूब करके, या एक काम करें, देखो ध्यान दो, P बराबर यदि मैं यहां 30 डिग्री पुट कर दूं, P बराबर 0 तो रखना नहीं है, 30 डिग्री 60 या 45 में से कोई रख के चेक करना। तो P यदि मैं 30 डिग्री रख दूं तो ये ऊपर बन जाएगा √3+1, और नीचे मेरा बन जाएगा 1 माइनस √3 का क्यूब है। और ध्यान दो दोस्तों, आगे यदि मैं बात करूं तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस √3, और नीचे मेरा बन जाएगा √3 - 1 का क्यूब है। और ध्यान दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप जानते हो क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब इंटू समथिंग होता है क्या? तो यानी ए प्लस बी यदि यहां से निकाल के चेक कर लें तो यहां ये बनेगा A² तो बन जाएगा 3 - 1, इधर ये बनेगा A² तो ये बन जाएगा 1 - 3, क्या बन जाएगा 1 - 3। तो a प्लस बी से ये वैल्यू आ रही है 0, इसका मतलब ये 0 आ गया, तो 0 ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी, A² प्लस B² माइनस AB। तो ये यदि 0 आ गया तो 0 को किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 बनेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा A। वापिस ध्यान दो क्या किया मैंने, P की वैल्यू 30 डिग्री पुट की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में मैंने चेक कर लिया पहले a प्लस बी क्या होता है, तो वो 0 आ रहा है, इसलिए पूरा आंसर क्या बन जाएगा? 0। बोलो समझे क्या साथियों? ध्यान देना, देखो इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी है। देखो ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को यदि दोस्तों हम पूरा सोल्व करें तो कम से कम 1 से 2 मिनट लगेगी, पर थोड़ा सा हमें टेक्निकली सोचना है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, और थोड़ा सा ध्यान देते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। ध्यान दो क्या करना है, उत्पादन अनुपात निकालना है, उच्चतम और न्यूनतम। देखो उच्चतम में तो कॉमन आ रहा है, पर न्यूनतम में एक भी कॉमन नहीं है, तो न्यूनतम कौन है ओनली वो ढूंढ लो, अपने आप पता लग जाएगा। न्यूनतम कौन है, देखो ध्यान दो, ये लगभग 2 गुना है, 765/415 लगभग 2 गुना है, ठीक है। और ध्यान दो, देखो ध्यान देना बोर्ड पर, ध्यान देना, ये तो डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल से थोड़ा सा कम है, 964/550, ये भी डबल से थोड़ा सा कम है, ये भी डबल से दी गई, ये भी डबल से, तो इन दोनों में से कोई छोटा है, अब ये पता करना है। तो यानी या तो आंसर होगा S1 या आंसर होगा S4। देखो अभी भी मैं सोल्व नहीं करूंगा, मैंने क्या किया, न्यूनतम ढूंढा। मैंने क्यों ढूंढा? क्योंकि ये चारों ऑप्शन अलग हैं, तो चारों में मैंने देखा ये 2 से कम, ये डबल, ठीक है, ये भी डबल, ये कम, ये भी डबल, और ये भी डबल, सब डबल जा रहे हैं। अब ध्यान दो, इसके साथ वाला S2 अधिकतम बन रहा है क्या? ध्यान दो, देखो जब 39 का डबल करेंगे 78 आएगा, ठीक है। और एक S2 दोनों में कॉमन है, S2 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों में से एक आंसर होगा, दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो इन दोनों को चेक कर लो दोस्तों, तो ये आएगा आपका 1.8 और ये आएगा 1 पॉइंट लगभग 7, तो इसका मतलब कम S4 हुआ, तो S4 वाला आंसर लगा देंगे। आई क्या बात समझ में? हमने सबसे पहले चारों ऑप्शन देखे तो न्यूनतम वाली वैल्यू सब जगह अलग अलग है, इसलिए ओनली न्यूनतम ढूंढा, ये डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल से दिख जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो बचे इन दोनों में से ऑप्शन चेक करना है, ओनली इस तरीके से ही आपको करना है
ताकि कैलकुलेशन बचे, वरना इस क्वेश्चन में दोस्तों खूब कैलकुलेशन थी। देखो ध्यान दो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा यदि दिमाग लगा दें तो ये क्वेश्चन आसानी से हमारा सोल्व हो सकता है। देखो रेशियो और प्रोपोर्शन का ऐसा क्वेश्चन, इतनी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन अब तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया। और दोस्तों मैं बताऊं ये पेपर हार्ड होने का कारण क्या है। टीसीएस जो है वो ही एग्जाम लेती है केट का, वही एग्जाम लेती है इंजीनियरिंग के जो प्लेसमेंट होते हैं उनका। उसके अलावा भी टीसीएस बहुत एग्जाम लेती है, तो उसका एक क्वेश्चन बैंक है, उसमें से कभी भी आपके क्या आपके हिस्से में आ जाए वो डिपेंड करेगा आपके लक पर। पर ऐसा नहीं है दोस्तों इतना हार्ड पेपर है तो उसको लॉस होगा, नहीं। यहां भी यदि आपकी एक्यूरेसी है, जितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो उस टाइम में, तो उसका इफेक्ट, आपकी प्रैक्टिस का इफेक्ट, आपके कॉन्फिडेंस का इफेक्ट आपके मार्क्स पे आएगा। हो सकता है जिसके इजी से इजी पेपर आया था उसके 50 में से 50 मार्क्स आए हो मैथ में, पर आपका पेपर इतना हार्ड था इसलिए आपके 50 में से 54 मार्क्स आए हो। ठीक है, इसलिए कॉन्फिडेंस लूज मत करना, पेपर चाहे एग्जाम में कैसा भी हो। ठीक है, सब कुछ गेम है कॉन्फिडेंस का, ध्यान दो। इसको यदि सोल्व करना है तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या कहोगे, एक्स की वैल्यू इन दोनों का गुणा 2145 इंटू 42 और डिवाइड बाई 3003 हो जाएगा क्या। और ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, एक्स की वैल्यू मैं यहां यदि रख देता हूं तो फिर बाह्य पदों का गुणा, तो बाह्य पद बन गया आपका 11704 बराबर होगा मध्य पदों को गुणा के, तो ये हो जाएगा 2508 के, और ये वैल्यू हो जाएगी वाई के। आपको पता है दोस्तों जब भी समानुपात में हमारे पास लिखा होता है तो बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के बराबर होता है, इसलिए यहां सेकंड टर्म निकालनी है तो बाह्य पदों का गुणा डिवाइड बाई ये। यहां आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो वही एक्स गुणा लास्ट टर्म और डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान दो एक बात, मुझे ध्यान दो, क्या यहां से इकाई का अंक जीरो बनेगा। ध्यान दो ऊपर तो 5 गुणा 2 का मतलब इकाई का अंक जीरो आ रहा है, बट क्या वो जीरो यहां से कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब जीरो तो आएगा ही आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक जीरो है, तो वो आपका आंसर है ये। तो ओनली यहां जो हम आंसर लगा रहे हैं वो यूनिट डिजिट से लगा रहे हैं, ना कि पूरी कैलकुलेशन करते हुए, वरना मारे जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान दो क्या कह रहा है, पढ़ो देखो। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार आए हैं, बट हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा यहाँ, मुझे जहां तक लगता है। ध्यान दो, 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 34 डेज में करती हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को 34 डेज में करती हैं। ठीक है, तो 34 से इंटू कर दो, या एक काम करो 5 पुरुष और 8 महिलाएं लिख लो ताकि छोटी मोटी कैलकुलेशन हो सकता है आसान भी हो जाए। 34 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, 4 पुरुष और 18 महिलाएं उस काम को कर रही हैं कितने दिन में, 28 दिन में। आपको पूछा है 3 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दो। एक तरीका मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान दो। यहां से जो टोटल वर्क आएगा क्या वो 17 का मल्टीपल होगा, या यहां से जो टोटल वर्क आएगा क्या वो 14 का मल्टीपल होगा, बताओ। एक बार ये जैसे ही लिखा आपने, यहीं से यदि आप आंसर देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं। कैसे देंगे, ध्यान दो देखो, क्या यहां से जो टोटल वर्क आएगा वो 17 का मल्टीपल होगा, और यहां से जो टोटल वर्क आएगा वो 14 का मल्टीपल होगा क्या। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो 17 या 14 का मल्टीपल है, तो वो हमारे पास ऑप्शन है सी। इस तरीके से आंसर लगा सकते हो। या देखो पूरा सोल्व करना है तो 2 से काटो 17 बार और 2 से काट दो 14 टाइम्स। 17 5 85 एम, 17 5 85 एम, 17 8 136 डब्लू है भैया। 56 एम प्लस 18 गुणा 14, तो 18 चौक 72, 2 18 और 7 25, तो 2 5 2 डब्लू। एम एम को एक तरफ कर लो, बोलो घटाओ,
क्या 29m इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो बन जाएगा आपका 126, सॉरी 116W। तो m अपॉन W की वैल्यू 58 का डबल 116 होता है, 4:1 हो गई है क्या? तो दोस्तों 4 और 1 या तो इसमें या एक में किसी में भी रख दो, इसमें रख दें 4 और 1, तो 20 और 8 28 गुणा 34, 28 गुणा 34 टोटल वर्क आ गया। और ध्यान दो बोर्ड पर, यहां 4 और 1 रखते हैं तो 12 और 5 17, 17 से काट दो 2 बार, तो 28 दूनी 56, यानी 56 आपका आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने खूब किए होंगे दोस्तों। इससे भी अच्छी कैलकुलेशन का क्वेश्चन पहले एसएससी में आ चुका है। यदि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए होते तो मेरे क्लास नोट्स में भी मैं क्लास में करवाता हूं। एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो सेम टू सेम आपने देखा होगा एग्जाम में। पढ़ो, देखो क्या आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कह सकते हो इस क्वेश्चन में सर एलिगेशन लगेगा? क्या आप इस क्वेश्चन को जब भी पार्ट्स में बेचते हैं तब एलिगेशन लगाते हैं? फर्स्ट पार्ट पर 25% का लाभ, दूसरे पार्ट पर 10% का लॉस, ओवरऑल देखें तो 4% का लाभ हुआ। इन दोनों को यहां घटाओ 21, अब 4 में से -10 करो तो 14, 7 से काट दें तो रेशियो आ गया 2:3। तो 40 मेरे पास, ध्यान दो, क्या यहाँ जो सम है दोनों का सम 5 की वैल्यू है और हमें चाहिए लॉस वाला, तो 3 की वैल्यू चाहिए। तो 5 से काट दो 8 बार, तो 8 3 24 आंसर हो जाएगा क्या? दोस्तों एक ही बात ध्यान रखो, पेपर कैसा भी हो कुछ ना कुछ वहां आसान क्वेश्चन भी होंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होंगे, कंफर्म है। हमें उन सारे क्वेश्चंस को सीखना है, चाहे वो हार्ड हो चाहे आसान हो। अब इसमें जो भी मर्जी है ना वो लगा लो, बट ट्रिक नहीं लगेगी। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में यदि हमने 0 x y z कुछ पुट करने की कोशिश की तो कुछ का कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए हमें बेसिक्स भी आने जरूरी है, और एग्जाम में वही काम करते हैं, ये बात याद रखना। एग्जाम में ओनली आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं वही काम करेंगे। ध्यान दो, यहां से 2 की पावर है x प्लस वाई माइनस 2z। यहां भी 2 की पावर बनानी है तो पूरी इक्वेशन को, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं ना, तो पूरी ऊपर इक्वेशन है उसको 3 से गुणा कर दो, तो बन जाएगा 24z माइनस 15 माइनस 3y। एक्स वाई जेड को इधर कर लो, तो x प्लस 4y माइनस 26z इज इक्वल टू माइनस का 15। ये आपने इसको सोल्व कर लिया। ऐसे ध्यान दो, आगे को सोल्व करो दोस्तों, तो ये बनेगा आपका, क्या बनेगा देखो ध्यान दो, 5 की पावर है तो 4y माइनस 6z इज इक्वल टू, और 25 को लिखते हैं 5 का स्क्वायर, तो 2 से गुणा कर दो, बन जाएगा 2y प्लस 2z। एक्स एक्स को एक तरफ पकड़ लो, वाई वाई को एक तरफ, वाई वाई एक तरफ, जेड जेड एक तरफ, तो 2y बराबर 8z, तो y बराबर आ जाएगा यहां से 4z। ऐसे लास्ट को सोल्व कर लो, ये बनेगा 3 की पावर है तो 4x माइनस 3z इज इक्वल टू, ध्यान दो यहां 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, तो 2x प्लस 2z। एक्स एक्स को एक तरफ करें तो 2x बराबर आ जाएगा 5z, तो x बराबर आ जाएगा 5z/2। ठीक है, 5z/2 रख दो सारी वैल्यू, तो 5z/2 x की वैल्यू, 4y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 4z है तो 4y की वैल्यू 16z माइनस 26z इज इक्वल टू -15। ठीक है दोस्तों, और ऐसा जब आप कर रहे होंगे तो इसको आपको सोल्व करना है। यहां से माइनस का 10 बचा, और -10 बचा तो 20 में से 10 घटाएं तो माइनस का 15z/2 आ जाएगा, बराबर -15। तो z की वैल्यू यहां से आ गई 2, और z की वैल्यू 2 यहां से रखता हूं तो y बराबर आ गया 8, और z की वैल्यू 2 यहां से रखता हूं तो x बराबर आ गया 5। सारी वैल्यू मेरे पास आ गई, ये मैं पुट कर दूंगा वहां, तो मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा 44। कर लेंगे क्या? कुछ भी नहीं है, पावर्स को सम बराबर करना है, घातांक करने का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एलजेब्रा में मेरी सीट में है, यदि आपको करने हो तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10।
क्या कह रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान देके थोड़ा सा समझना। देखो ध्यान दो, 12,000 रुपए की राशि किसी ब्याज पर उधार ली, रेट है प्रिंसिपल है 12,000, रेट पता नहीं और 4 महीना टाइम है, तो 4/12 कह सकते हो। ठीक है, फिर 6,000 रुपए और लगा दिए तो 18,000 रुपए हो गए, और अब रेट हो गई डबल और टाइम बाकी का 8/12, तो टोटल जो ब्याज मिलता है वो 2,800 है। ध्यान दो बोर्ड पर, यदि मैं यहां से बात करूं तो आपका प्रिंसिपल बराबर आर इंटू टी तो होता है भाई, प्रिंसिप रेट बराबर आर, इंटरेस्ट बराबर पी आर टी तो होता है। तो पी आर टी जब आप सोल्व करेंगे, 12 से 12 काट दो, 1,000, 1,000 को 4 से गुणा करें 4,000, और 100 से डिवाइड कर दें, आर परसेंट है ना ये, 100 से डिवाइड करते हैं तो आता है 40 आर यहां से। और ऐसे ही अगले को भी सोल्व कर लेना है, तो आपका ये आ जाएगा 240 आर, तो आ जाएगा 280 आर इज इक्वल टू 2,800। तो आर की वैल्यू क्या होगी, तो सीधा सीधा कह देंगे 10, इसलिए आर बराबर है 10। यानी कुछ नहीं किया मैंने, पीआरटी से यहां का ब्याज निकाल लिया, पीआरटी से यहां का ब्याज, और दोनों ब्याज का सम जो है वो 2,800 है। ये मुझे करना था और यही मैंने किया है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान दें, टीआई का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा सोल्व करना है। मे बी क्या है, ऑपरेटर पी में ग्राहकों की संख्या 3.6 है, ऑपरेटर क्यू में ग्राहकों की संख्या 4.2 है। तो सी शहर में जो होंगे, तो पी में सी में 15% है, ठीक है, और क्यू में सी में 23% है। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा है, सोल्व कर लेना। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, कुछ नहीं करना। 4.2 का 23% और 3.6 का 15% का डिफरेंस निकालना है। आपको दिख जाएगा, पॉइंटों से ही पता लग जाएगा। और आप जब सोल्व कर रहे होंगे दोस्तों, तो आंसर आएगा 4.26, और 4.26 से ये आंसर बन जाएगा। कर लेंगे आप लोग। कुछ कैलकुलेशन जो मैं छोड़ रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, कि आप लोग कुछ करें, ताकि जो है वो आप आसानी से सारी बातें देख पाए, समझ पाए। देखो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, मैं क्लास में सिखाता हूं, जब भी ऐसा हो तो थीटा बराबर क्या रख दो, बोलो 0 डिग्री क्या, और थीटा बराबर 0 डिग्री रखते ही ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 - 3, यानी -1 आ गई। और इस -1 को यदि मैं यहां रख देता हूं, तो मेरे पास बन जाएगा कोस एल्फा बराबर 2/4 का रूट, तो यानी 1/√2 बन जाएगा। और 1/√2 से आपके पास एल्फा बराबर आपको पता लग गया 45 डिग्री है, और एल्फा 45 डिग्री है, 3 एल्फा चाहिए, तो 45 का 3 गुना 135 डिग्री कर दें क्या। बोलो प्यारे साथियों, ठीक चल रहा है काम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ें, कुछ भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, हमें पता ही है ना, चीजें कुछ तो करनी ही पड़ेंगी एग्जाम में यदि सिलेक्शन लेना है तो। पढ़े पढ़े तो नंबर कहां पड़े हैं। हाँ जी, फटाफट करो क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर जो आपका है, इसको फटाफट सोल्व करें। क्या कहा है, 2016 17 17 18 18 19, 2016 17 17 18, तो ध्यान दो, 720 820 और 845। ठीक है, का सम कर लो, 5 4 4 8, 8 8 16 और 7 23। इसका एवरेज निकालो तो 3 से डिवाइड कर दो, 7 × 21, 9 × 27 और 5 × 15। कह रहा है अब इसका 30% बढ़ाओ, तो 13/10 कर दें क्या।
30% अधिक का मतलब 130/100 या 13/10। 0 से 0 काट दो। ध्यान दो, 13×5 = 65, 6 बना, एक पे पॉइंट आएगा, 0.5 सब जगह ही है, दो जगह है। ठीक है, अब ध्यान दो, 13×9 = 17 और 6 = 33, 3 आएगा। तो ऐसे ही जैसे ही आया तो ये आंसर लगा देंगे, यानी ओनली लास्ट की 2 डिजिट सोल्व की और आंसर क्या किया। वापस ध्यान दो, जो आपके 16 17 17 18 18 19 है उनका एवरेज निकाला, और उस एवरेज से 30% अधिक खर्च करता है 20 21 में। चीजें दोस्तों आसान होती जाएंगी यदि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो अब तक तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आसान हो गई होंगी। देखो, दिए गए क्वेश्चन को सोल्व किया जाए तो लगभग लगभग 1 मिनट लगे। दिए गए क्वेश्चन को यदि सोल्व किया जाए तो लगभग लगभग 1 मिनट लगे। पर देखो ध्यान दो, a बराबर 7 की जगह यदि मैं a बराबर 1 रख दूं, इन दोनों को गुणा करके सोल्व करेंगे तब आएगा। या देखो ध्यान दो, a बराबर 1 रख दूं, क्यों? क्योंकि फाइनली आंसर में a का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब a की वैल्यू 7 हो चाहे कुछ भी, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो रखते ही ये बनेगा 1 + 2 + 3 + 2 + 1। ठीक है, ये 9 हो गया, इंटू ये बनेगा 1 - 2 + 1, तो ये हो गया 0। -1 × 1 - 2, तो ध्यान दो ये तो बन गया 0, और यहां से आ रहा है +1, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान दो, पहला तरीका क्या है, a³ से गुणा करो, 2a 6 से गुणा करो, 1 से गुणा करो, उधर भी आगे करो, कुछ कटेगा और फिर फाइनली आंसर 1 बचेगा। बट मुझे एक बात बताओ, जब बच ही 1 रहा है तो इसका मतलब a का यहाँ कोई भी टर्म्स का रोल नहीं है। a की जो टर्म्स है उन सब टर्म्स को छोड़ दो, और a की सारी टर्म्स को यदि छोड़ देते हैं तो ध्यान दो, यहां से बन रहा है 1, और यहां से बन रहा है आपका, क्या बन रहा है, ए की सारी टर्म्स को जब छोड़ देते हैं तो ये तो यहां से बन रहा है 0, और यहां से बन रहा है 0 + 1, इसलिए आंसर हो जाएगा 0 + 1 क्या होगा, 1। बोलो ठीक है क्या बात? तो सारे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। तरीका दूसरा आपका डिटेल वाला है, वो मैं नहीं बता रहा, उसको मैंने हिंट दे दिया आपको कैसे करना है। ध्यान दो, ये जो देखो, कोई जरूरी नहीं है पूरा पेपर 25 के 25 क्वेश्चन हार्ड हो, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं। ये देखो आपके सामने है, ये CAB कर लेना भाई, इसको CAB है, ये CAB। ठीक है, देखो ध्यान दो, ये इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर है, ये इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर है। तो इस केस में जो एक्सटीरियर एंगल बाई, दोनों का एक एंगल का इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर और एक एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं, वो तीसरा जो भी कोण है उसका आधा होता है, ये याद होगा आपको। ये बात तो कम से कम ज्योमेट्री में मैं जब पढ़ाता रहता हूं तो 50 बार बोली होती है, इस पर क्वेश्चन भी करवाए हुए होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहां ऐसे भी हैं जो मात्र 10 सेकंड के हैं, यानी पढ़ने के साथ ही आंसर आ जाएगा। बट ऐसा सारे क्वेश्चंस में नहीं है, कुछ क्वेश्चन में आपको काटा पीटी करनी ही पड़ेगी। जैसे आपके सामने अगला क्वेश्चन है जो पढ़ते ही नहीं है, बट 10-12 सेकंड का है, पढ़ते ही नहीं होगा पर 10-12 सेकंड का होगा। कह रहा है 2 सेंटीमीटर व्यास तो रेडियस हो गई 1, धातु की गोली तो आयतन हो जाएगा 4/3 πr³ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, रेडियस है 6, ऊंचाई है 5, बेलन बनाना है तो πr²h, तो कितनी गेंद की आवश्यकता होगी, इंटू कर दो n से। ये बेलन बनाने के लिए इस गेंद से तो पाई से तो पाई कट जाएगा, 4 से 36 को काटोगे तो n बराबर आ जाएगा, 4 से 36 को काटे तो 9 या 27 × 5, 27 × 5 का मतलब हो गया 135, 27 × 5 का मतलब हो गया 135। कुछ नहीं करना, एक गोली का आयतन इंटू n बराबर होगा सिलेंडर का आयतन। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, दी गई आकृति में एंगल ABC 95 हो, ABC 95 हो, और ये 115 डिग्री हो,
ठीक है, तो एपीसी ज्ञात करो, ये वाला कितना होगा? ध्यान दो दोस्तों, यदि मैं यहां बात करूं कि इसको यहां मिला दूं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया जिसमें ये 115 है, तो ये कितना होगा? 65 डिग्री होगा क्या? ध्यान दो दोस्तों, यदि मैंने जैसे इसको यहां मिलाया, ये मुझे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मिला, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। ऐसे ध्यान दो, देखो इस ट्राइंगल की, इस क्वाड्रिलेटर की यदि बात करें, एफ सी बी ए के आमने सामने कोणों का योग वही 180, तो ये 95 होगा। ध्यान दो, ये 95 है, ये 65 है, तो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर, और इन दोनों के सम के बराबर है, तो 160 डिग्री हो जाएगा क्या? क्या गड़बड़ कर दी अपन ने? 90। ओके, ये 85 होगा भाई, और ये 85 होगा, तो ये 150 होगा फिर। कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक, कैलकुलेशन देख लेते हैं वैसे। ध्यान दो, ये आपको दिया था 95, ये 95 दिया, तो ये 85 हुआ। इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो 150 हो जाएगा, और 150 आपका आंसर है बी। क्या दोस्तों चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि कितना हमारा डिफरेंस है? एक पेपर आसान आ रहा है जो 10 सेकंड में भी हो रहा है, और एक पेपर ऐसा आ रहा है कि जो आपको पेन चला चला के, दिमाग चला चला के पूरा खर्च हो जाएगा, और अगला रीजनिंग या जीके का में तो दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा, इतना अच्छा पेपर है। तो सारी चीजें दोस्तों हैं आपकी प्रैक्टिस पे, इसलिए ही मैंने ये 100 डेज का डीवीटी प्लान चलाया है, 100 डेज की मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है। सारे स्टूडेंट्स को पता होगा दोस्तों कि 100 डेज के लिए मैंने 2 प्लान आप लोगों के लिए चला रखे हैं, जो मैं कोशिश करूंगा कि पूरे 100 डेज में हो। तो पहला प्लान आप लोगों का मॉक टेस्ट है, ठीक है, मॉक टेस्ट मिल रहा है आपको। और दूसरा प्लान दोस्तों जो है, दूसरा प्लान आप लोगों के लिए जो है, वो दूसरा प्लान है डीवीटी सीरीज, यानी डेली वीडियो टेस्ट सीरीज। तो ये भी 100 डेज का पूरा प्लान है। उसके अलावा दोस्तों, यदि आप मेरे से बेसिक पढ़ना चाहते हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं बेसिक पढ़ने के। बेसिक पढ़ने का पहला ऑप्शन है जो फ्री पढ़ना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, जो फ्री पढ़ना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, इवनिंग 9 PM, इवनिंग 9 PM अन अकेडमी पर पढ़ाता हूं, ठीक है। और उसके अलावा यदि फ्री की बजाय पेड यदि पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे पूरा फाउंडेशन बैच चल रहा है अन अकेडमी पर, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, मेरे वीओडी बैच, वीओडी मतलब वीडियो रिकॉर्डेड बैच, एक साथ पूरी मैथ सीधी चाहिए, तो मदर्स एजुकेशन हब के मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है। और ऑफलाइन यदि पढ़ना है दोस्तों मेरे से, तो मदर्स गोपालपुरा ब्रांच पे मेरे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो मदर्स गोपालपुरा बैच ब्रांच पे मेरे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो ऑफलाइन पढ़ना चाहे वो यहां आके संपर्क कर सकता है। और दोस्तों, ये दोनों सीरीज आप लोगों के लिए फ्री हैं, और ये शाम को 9 बजे की क्लास भी अनअकैडमी पर फ्री है। अनअकैडमी पर कुछ भी आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप कोड यूज ले सकते हो, NERA10, ये मेरा फ्री कोड है। इससे आपको ये क्लासेज फ्री हो जाएंगी जो भी मैं अनअकैडमी पर लेता हूं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने ये, तो देखो ध्यान दो, इसको सोल्व यदि करना है तो अपोजिट साइन तो ऊपर चला जाएगा, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस नीचे आ जाएगा। ऐसे अपोजिट साइन तो ऊपर चला जाएगा, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस नीचे आ जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2a² प्लस b², 2a² प्लस b², तो बन जाएगा 2 × 161। तो 2 × 161 का मतलब हो गया 16 दूनी 32, तो 322। सारे स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी आपको ऐसा दिया हुआ हो कि 1/√a प्लस √b, तो अपोजिट साइन तो ऊपर चला जाएगा, अपोजिट साइन तो ऊपर, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस नीचे।
तो दोनों तरफ से सोल्व कर लो। ये आ गया a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि आपको पता हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है दोस्तों, तो जो होता है 2a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे हम सोल्व कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान देना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान देके समझो। दिए गए ट्राइंगल में ए सी बी और बी ए सी, इन दोनों का योग 80 डिग्री है। इसका मतलब यहां एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री होगा क्या। और बी डी ई ये वाला एंगल 35 डिग्री है। और बी सी ई ये वाला एंगल 45 डिग्री है। तो बताओ ये वाला एंगल बताओ। तो ध्यान दो, इस एंगल प्लस इस एंगल प्लस इस एंगल, तीनों एंगल का जो सम है, तीनों एंगल का सम जो है वो एंगल ई होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा एंगल ई 160 डिग्री है। ज्योमेट्री में मैं ये प्रूव करवाता हूं आप लोगों को कि इसको यदि यहां मिला दे तो एक्सटीरियर एंगल से हम बात करते हैं ऐसे कि हमारे पास वो तीनों एंगल का सम होता है। ध्यान दो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो ऐसे क्वेश्चन में पहला तरीका आपका ये होता है कि इसको 117 कोस स्क्वायर ए है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 117 साइन स्क्वायर ए। और 117 मैंने जैसे ही लिखा तो मेरे पास 12 साइन स्क्वायर ए बच गया क्या, और बराबर मेरे पास 120 डिग्री है। तो ये 117 उधर माइनस हो जाएगा, तो 12 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा कितना, 17 माइनस होगा तो 3। तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा 1/4, तो साइन ए आ जाएगा 1/2, तो ए बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां रखूंगा दोस्तों, तो ये इसी का कोफिशिएंट है, इसका मतलब इन दोनों का एंगल 60 डिग्री होना है। दोनों एंगल का सम 60 डिग्री होना है, तभी ऐसा होगा। तो ए और बी की वैल्यू 30 और 60 रख दो, तो 30 कोसेक 30 हो गया 2 का स्क्वायर 4, सेक 60 हो गया 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुणा 4 दोस्तों आंसर हो जाएगा 16। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ मिक्स होकर जब पेपर तैयार किया जाता है तो बहुत ही शानदार पेपर बनता है दोस्तों, जो आपके सामने है। क्या कहा है बोर्ड पर ध्यान दो। ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु दे, ए बी को 20% लाभ पर वस्तु दे तो 5 की वस्तु 6 में देगा। और बी सी को 10% लाभ पर दे तो 10 की वस्तु 11 में देगा। तो तीनों के सीपी का रेशियो निकालने, इसको 10 से गुणा कर दो, ये 50, ये 60, और नीचे 6 से गुणा कर दें 66 आ जाएगा। और कह रहा है सी ने ये वस्तु 1,32,000 में खरीदी, तो 1,32,000 में सी ने खरीदी, तो इसका 2,000 गुणा है, तो इसका 2,000 गुणा करने पर 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि वो सीधा बी से लेता तो 5% कम भुगतान करना पड़ता, तो इसका 5% कम यानी 95% भुगतान करना पड़ता। तो इसका 5% कितना होगा, इसका 10% होगा 13,200, इसका 10% होगा 13,200, तो 5% होगा 6,600। तो इसका मतलब भुगतान करना पड़ेगा 0,0,4,5,2,1, 1,25,400 का। 1,25,400 का, तो ए को उस केस में कितना लाभ होगा, तो 1,00,000 की वस्तु 1,25,400 में बेच रहा है, तो 25,400 का लाभ होगा। वापिस ध्यान दो, देखो मेरे प्यारे साथियों, ए ने बी को वस्तु दी 20% लाभ पर, 5 की वस्तु 6 में, और बी ने सी को दी 10% लाभ पर। तो हमने ए बी सी के सीपी का रेशियो निकाल लिया, 66 की वैल्यू पता थी, 50 की वैल्यू निकाल ली, यानी ए को यह वस्तु 1,00,000 में पड़ी थी। कह रहा है यदि ए बी को उस रेट में देता जिसमें सी को दिया था उससे 5% कम, तो 5% कम में देता तो 1,25,400 की देता। 1,00,000 की वस्तु 1,25,400 में देगा, तो कितना लाभ होता ए को, वो पूछा है, जो आपको बताना था। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है।
हाँ जी, क्या कहा गया है? सीधा मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कम से कम डेली 2 क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस तरीके का एक क्वेश्चन आने वाली एग्जाम नहीं, सारी एग्जाम्स में ही आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो, इसको सोल्व कर लेंगे। बनेगा 3/7, ओफ का मतलब 21/5 गुणा, इसको सोल्व कर लेंगे 25/18 प्लस, ध्यान दो 17/24, ओफ आ जाएगा, तो ओफ लगा दो, ओफ को गुणा लिख सकते हो 289/16, और इसको भाग में चेंज कर दें, एलसीएम 12 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 144, और 9 और 8 17 का स्क्वायर 289। ये एक ही वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी, आपको 8a चाहिए इसलिए 8 से गुणा भी कर दो। तो ध्यान दो, 289 से 289 काट दो, 16 से 9 बार काट दो, तो ये बन गया 9 गुणा 8। इधर सोल्व करो, देखो ध्यान दो, 7 से काट दो 3 बार, 3 तिया 9 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 2 बार, सॉरी 5 से काट दो 5 बार, तो इधर आपका डिनोमिनेटर तो आ जाएगा 24। न्यूमिनेटर क्या आएगा? ध्यान दो, देखो न्यूमिनेटर आएगा, यदि 12 5 77 बन जाएगा, तो काट दो 8 तिया 24, 3 से काट दो 3 बार, तो 77 गुणा 3 हो जाता है 231। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है बोर्ड पर? ध्यान देना, थोड़ा सा समझदारी लगानी पड़ेगी यहां पे, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। जो चीजें बेसिक आती हैं वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्या है? क्रमागत 35 प्राकर संख्याओं का औसत n है। क्रमागत प्राकर 35 प्राकर संख्याओं का औसत n है। अगर पहली 10 संख्याओं को निकालकर अगली 10 संख्याएं जोड़ दें। देखो इस कॉन्सेप्ट को सीखो। यदि मेरे पास लगातार नंबर है 1 2 3 4 5, तो उनका एवरेज होना है 3। कह रहा है पीछे से एक नंबर हटा दो और आगे एक नंबर जोड़ दो, तो उस केस में एवरेज हो जाएगा 4। यानी एक नंबर चेंज करने पर एवरेज 1 बढ़ रहा है, तो बोलो 10 नंबर चेंज करने पर एवरेज 10 बढ़ जाएगा क्या? तो दोस्तों आपको दिया है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 600, और आपको पता है दोनों एवरेज में डिफरेंस 10 का होगा। 10 का क्यों? क्योंकि पीछे से 10 नंबर हटा के आगे 10 किए हैं, तो एवरेज 10 बढ़ेगा। तो यहां से आपको पता लग गया m प्लस n कितना हो गया 60। दोनों को जोड़ो, m की वैल्यू आ जाएगी 35 और n की वैल्यू आ जाएगी 25। ये दोनों आपको यहां रखनी है, और जब आप सोल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। क्या आएगा बताओ? तो 23 का जब आंसर सोल्व कर लेंगे आप दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं लगा देता हूं, आप लोग देख लेना। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, 115 होगा। तरीका मैंने बता दिया, वापस ध्यान देना। यदि मेरे पास, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर हैं, तो एवरेज कौन है? 4। एवरेज कौन है? 4। मैं पीछे से 2 नंबर छोड़ दूं और नंबर ले लूं 3 4 5 6 7 8 9, तो उस केस में एवरेज क्या हो जाएगा? 6। यानी 2 नंबर बढ़ाने पर एवरेज 2 बढ़ रहा है, तो 10 नंबर चेंज करने पर एवरेज 10 बढ़ेगा। यानी दोनों एवरेज में डिफरेंस 10 है, सम 60 है, तो एम और एन की वैल्यू जो पूछ रहा है उसमें पुट कर देंगे। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है? थोड़ा सा देखना, ध्यान दो, देखो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो सारे स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है? 12 लाख रुपए की एक कार में 80% लागत का, यानी कार की लागत है 12 लाख और उसने 80% एमआरपी के बराबर, तो 12 लाख का 80% 9,60,000 का उसने क्या करवा लिया? इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक है, कह रहा है और करवाया, उस कार को 15% हानि उठाकर बेच भी दिया उसने। 12 लाख की कार को 15% हानि, तो 15% हो जाएगा 12 गुणा 15 180 होता है क्या? तो 1,80,000 का लॉस उठा के यदि बेचता है, तो 1,02,000 में बेच देगा। ठीक है, उसके द्वारा दुर्घटना हो जाने के कारण कार खरीदार को नहीं दे पाया। कार बेचनी थी 15% आने पर, खरीदार को नहीं दे पाया,
और दुर्घटना के कारण कार बहुत नुकसान हुआ और कंपनी केवल 90% दिया। ध्यान दो, जो उसने इंश्योरेंस करवाया था, ध्यान दो, जो उसने इंश्योरेंस करवाया था, कंपनी ने इसका 90% ही दिया। इसका मतलब 10%, 96,000 का लॉस तो यहां हो गया उसको। और रियल में देखो, ध्यान दो, 9 लाख, 9,60,000 का 10%, 96,000 का लॉस तो ये हो गया। और रियल में देखो, ध्यान दो, जब वो कार जब वो कार बेच रहा था तो उसको 1,02,000 रुपए मिलने थे। जब वो कार बेच रहा था तो उसको 1,02,000 रुपए मिलने थे। तो क्या उसको यहां से उसको कितना, 60,000 का लॉस हुआ क्या? तो ध्यान दो, टोटल लॉस कितना हो गया, 1,46,000 का, 1,56,000 का लॉस हो गया। वापिस ध्यान दो, देखो चीजें थोड़ी सी लॉजिकल हैं जब आप सोल्व करेंगे तब। ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, कार है 12 लाख की, 80% का इंश्योरेंस हुआ, इसका 9,60,000 वैल्यू बताई इंश्योरेंस वालों ने। बट एक्सीडेंट होने पर 9,60,000 का भी 10% कम 90% ही देते हैं। तो 96,000 का तो लॉस यहां हो गया उसको। और 1,02,000 में बेच रहा था तो 60,000 का लॉस वहां भी हो गया। तो टोटल जो लॉस है वो कितना है, ये आपको बताना है। तो आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी पेपर था ये। ध्यान दो, देखो इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको हाई टाइम एंड डिस्टेंस में खूब करवाए हैं। पढ़ो, देखो एक बार वीडियो पॉज करके, एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़ें। और ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा था कि डिस्टेंस बराबर हम लगा देते हैं दोनों स्पीडों का गुणा, डिस्टेंस बराबर लगा देते हैं दोनों स्पीडों का गुणा अपॉन दोनों का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। लगाते हैं क्या? डिस्टेंस बराबर लगाते हैं दोनों स्पीडों का गुणा अपॉन दोनों का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। तो यहां यदि सोल्व कर लें तो s इंटू एस प्लस 70। ध्यान दो, देखो 5 से काट दो 14, तो एक तो 14 ये आएगा इनटू, दोस्तों ये बड़ा नंबर है इसलिए आप लोग इसके फैक्टर कर लेना। और इसके फैक्टर होंगे 12 इंटू 14 इंटू 7, 12 इंटू 14 इंटू 7। तो ध्यान दो, अब ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा तो ये हो और डिफरेंस 70 हो, तो ध्यान दो, देखो एक नंबर तो 98 बन रहा है और इनका गुणा हमारे पास बन रहा है, कितना बन रहा है देखो, ये बन रहा है 140 और 28 168। तो ध्यान दो, वो दो संख्याएं 168 और 98 है। तो हमें तो छोटी वाली स्पीड, जो ओरिजिनल स्पीड तो एस थी, तो 1176 में 98 से डालने पर कितना समय लगेगा, तो 12 समय लगेगा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास आपको? कोई भी वीडियो में यदि करेक्शन हो तो दोस्तों, या आप लोगों की कंप्लेन हो या कोई भी आपका सजेशन हो, तो मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।